नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सामाजिक मंच पर। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि क्लास 7 की नई एनसीईआरटी की पुस्तकें आ चुकी हैं, जिसे दिल्ली में पढ़ाया जाना है। अब क्लास 7 की एसएसटी की ये बुक है। इसका पहला चैप्टर है ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भौगोलिक विविधता भारत के अंदर। भारत में भौगोलिक विविधता, ये इस चैप्टर का नाम है। और इस चैप्टर के अंदर भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि अगर हम इस चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं तो इसके अंदर ये आपको कर्नाटका का वाटरफॉल नजर आएगा, जोग फॉल्स। इसके बाद अगर हम देखते हैं कि किस तरीके से भारत की डाइवर्सिटी को बताया गया है, भौगोलिक डाइवर्सिटी को, भौगोलिक विविधता को बताया गया है। इसके अंदर हम भारत को एक इस प्रकार से जो है इसमें बताया गया है, जैसे द हिमालयास बताया गया है। इसमें भारत का जो नॉर्थ का हिस्सा है, हिमालय के बारे में इसमें बताया जाएगा। हिमालय की विविधता बताई जाएगी, उसके पशु पक्षी, उसकी वनस्पति, वहाँ के लोग, वहाँ का जलवायु, इन सभी के बारे में इसमें यहाँ बताया गया है। इसे देखिए, सबसे अच्छी जो बात है वो ये है कि इसके अंदर हमारी संस्कृति, हमारी प्राचीनता, हमारी नदियों का उद्गम स्थल, हमारे धर्म, हमारे जो है सांस्कृतिक विरासत, सबको इसमें जोड़ने का प्रयास किया गया। जैसे कि हम हिमालय को देख रहे हैं तो यहाँ भागीरथी रिवर, गंगा, इन सभी को, यहाँ गोमुख, इन सबको जोड़ने का प्रयास किया गया है। हिमालय का ये फॉर्मेशन बताया गया है कि हिमालय का फॉर्मेशन यानी हिमालय का जो निर्माण है वो किस प्रकार हुआ है। देन हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे फिर आपको हिमालय के बारे में और बताया जाएगा। देखिए, हिमालय की ये जैव विविधता के बारे में यहाँ बताया गया है। आफ्टर दैट हिमालय में कोल्ड डेजर्ट के बारे में यहाँ बताया गया है कि हिमालय में कोल्ड डेजर्ट। देन हम यहाँ देखेंगे खूबसूरत वादियां हिमालय की। इसके बाद हम देखने की कोशिश करेंगे कि हिमालय के बाद में गंगा प्लेन के बारे में, जो भारत का प्लेन हिस्सा है उसके बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही ज्यादा रिच है अपने एग्रीकल्चर के लिए। पूरा भारत इस प्लेन के ऊपर डिपेंड है। लाइफ लाइन ऑफ इंडिया है ये क्षेत्र, जहाँ पे गंगा, यमुना जैसी नदियां इस क्षेत्र को पवित्र और कृषि योग्य बनाती हैं, जिससे हम अपना पेट भर पाते हैं। गंगा के प्लेन के बारे में देखिए किस तरीके से मॉडर्न फार्मिंग मेथड हो रही है, किस तरीके से रूरल एरियाज में धान की खेती हो रही है, दिल्ली का क्या व्यू है, ठीक है, या मल्टी क्रॉपिंग किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में होती है, इन सभी के बारे में यहाँ डिटेल में दिखाया जाएगा। फिर गंगा प्लेन के बाद में यहाँ पे गंगा इस क्षेत्र में, प्लेन क्षेत्र में किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन के सिस्टम है, यानी कि परिवहन की क्या व्यवस्था है। गंगा प्लेन के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से गंगा प्लेन में हम ये देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा है, परिवहन कैसा है, बोट के माध्यम से हम किस प्रकार से सफर कर सकते हैं। यहाँ पे हम रेलवेज के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि प्लेन एरियाज में परिवहन की व्यवस्था होती है वो ज्यादा ही बेहतरीन पाई जाती है। तो यहाँ पर ये बेहतरीन टॉपिक लिया है एनसीईआरटी ने कि मात्र जैव विविधता से जोड़ करके या उसकी भौगोलिक परिस्थितियों से जोड़ करके ही एनसीईआरटी ने काम खत्म नहीं कर दिया है। इसे ट्रांसपोर्ट से भी जोड़ा है, इसे फसलों से भी जोड़ा है, इसे औषधियों से भी जोड़ा है, इसे स्नोफॉल से भी जोड़ा है, डेजर्ट से भी जोड़ा है, हमारे कल्चर पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारा कैसा है, और हमारा जीवन इससे किस प्रकार से प्रभावित होता है, सभी चीजों के बारे में यहाँ बताने की कोशिश की गई है। इसीलिए इस बार की जो ये एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं बहुत ही यूनिक है, बहुत बेहतरीन चैप्टर सेलेक्ट किए गए हैं, और इनको जो बनाने का तरीका है, बच्चों को जोड़ने का जो तरीका है, बच्चों को नॉलेज जो देनी है कि हम मॉडर्न भी बने और हमारा इतिहास से भी हमारे पैर जमे रहें, और हर एक क्षेत्र को कनेक्ट करके दिखाया गया है। हमारी जो लाइफ जिसे हम देखते हैं, जानते हैं, परिचित हैं,
उसे ज्योग्राफी से जोड़ के दिखाया गया है। तो ये मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव एनसीईआरटी ने लिया है। ये देखिए प्लेन एरियाज के बारे में, मैग्नेटिक प्लेन है ये, कि अंतरिक्ष से ये किस प्रकार का दिखता है, यहाँ किस प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये लंगूर है, एक आपका टाइगर है, तो ये किस प्रकार से कहाँ पाए जाते हैं, इसमें इसके बारे में हम जब चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम इसे पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि यहाँ जब जैव विविधता देखते हैं तो देखिए ये कि पिकॉक और पीहेन का ये जोड़ा है भारतीय, जो हमारा नेशनल बर्ड है। ये आपके नॉर्दर्न प्लेन में बहुत देखने को मिलेगा। घड़ियाल भी इंडिया के अंदर हमें बहुत देखने को, गंगा के अंदर और इस परिवहन के क्षेत्र के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और थार डेजर्ट, कि जो भारत का सहारा मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल के बारे में एक और विशेषता लेकर के यहाँ आए हैं कि थार मरुस्थल की क्या विविधता है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, भारत की जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करती है। इन सभी चीजों का यहाँ पे जो येलो साइड दी गई है, इसे बताया गया है कि किस तरीके से थार डेजर्ट दुनिया का सबसे डेंस यानी घनत्व वाला थार डेजर्ट है, और ये औरों से ज्यादा जो है आपको वनस्पति वाला देखने को मिलेगा। अब देखिए भारत में ये थार डेजर्ट जैसलमेर का एक किला दे रखा है। इसे जैसलमेर को हम गोल्डन सिटीज के नाम से जानते हैं। जयपुर जो क्षेत्र है ये, इसके सिटी बहुत कलरफुल है, जैसे पिंक सिटी जयपुर, गोल्डन सिटी जैसलमेर, ब्लू सिटी आपका जोधपुर। तो इस तरीके से ये कलरफुल सिटीज का ये राज्य है, तो हमें जब देखते हैं तो बहुत बेहतरीन लगते हैं। अब ये जो गोल्डन सिटी है आपकी, थार डेजर्ट में शहर बसा हुआ है, किला बसा हुआ है, और इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में काउंट किया जाता है। अब ये विश्व धरोहर है। थार डेजर्ट की विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे किस प्रकार से बारिश कम होती है, यहाँ की वनस्पतियों में कौन कौन से जो है कैक्टस वगैरह पाए जाते हैं, बबूल हम यहाँ देखने को मिलता है, यहाँ की लिविंग कैसी है, लोग यहाँ किस प्रकार से रहते हैं, उनकी लाइफ क्या है, किस प्रकार के सरवाइव करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, किन जानवरों, आपको जानवर या कैमल देखने को मिल गया, ऊंट देखने को मिला होगा। इसमें पुष्कर के मेले के बारे में बताएंगे। ठीक, तो ये थार डेजर्ट में किस प्रकार से पानी की समस्याएं हैं। देखिए अगर हमें पानी को बचाना सीखना है तो हमें थार से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। दो चीजें हैं थार के अंदर, हम इस उसकी विशेषताओं को देखें। एक तो पानी को किस तरह से कंजर्व करते हैं और किस तरह से ग्राउंड वाटर को वो बढ़ाते हैं, पानी का वेस्ट नहीं करते वो, और पानी को वो बचाते भी हैं। तो इसमें आपको ये दिखेगा कि बावड़ियां दिखेंगी, बावड़ियों से पानी को किस तरह से स्टोर किया जाता है, और वहां की एक परेशानी दिखाई गई कि पानी को लाने के लिए महिलाएं कितनी दूरी की यात्रा तय करती हैं। तो थार डेजर्ट के पढ़ने में के बाद में हम यहाँ अरावली हिल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि अरावली हिल्स में किस प्रकार से राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ईस्टर्न पार्ट जो अरावली का है वो हमें आमतौर पर हरा भरा देखने को मिलता है, लेकिन वेस्टर्न साइड जो है अरावली की वो थार डेजर्ट में काउंट होती है, सिंध प्रदेश पड़ता है। अरावली दुनिया का सबसे पुराना पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत है, और ये हिमालय, ये अंतरिक्ष से देखने को मिल जाता है। अरावली जो हिल्स है वो हमें जो है अंतरिक्ष से देखने को भी मिलती है। जब हम अरावली की हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि ये इसे देखिए कितनी बढ़िया बात है कि इसे जैन धर्म से भी जोड़ा गया है, कि यहाँ पीक्स हैं, कौन कौन सी पीक है, हाईएस्ट पीक कौन सी है इसकी, और यहाँ पे जैन धर्म से भी इसे हम जोड़ते हुए दिखेंगे। ठीक है, अब थार डेजर्ट के बारे में बताने के बाद में हम अरावली के देखिए, ये अरावली फोर्ट है जो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत बनाया हुआ कुंभलगढ़ का किला है। ये ऐसा देखने लगता है जैसे जो है चाइना की वॉल हो। सोचिए इतने दुर्दांत एरिया में
इतने दुर्दांत एरिया में इतना बेहतरीन किला बनाना अपने आप में सामरिक दृष्टि से, रक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है ये, कि हम एनिमी से अपने आप को किस तरह से सुरक्षित रख सकते थे। अद्भुत है ये। इसके बाद में हम पेनिसुलर प्लेटूज के बारे में पढ़ेंगे। भारत उपमहाद्वीप में हम ये प्लेटूज के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ घने जंगल पाए जाएंगे, छत्तीसगढ़ का डेंस फॉरेस्ट है ये। यहाँ पे ज्यादातर आपको ट्राइब कम्युनिटीज यानी कि जनजाति देखने को मिलेगी। अब देखिए इस चैप्टर में ना यही विविधता है, केवल हमने इसके अंदर भारतीय ज्योग्राफिकल विशेषताओं को है ना केवल प्लेटूज, थार, हिमालय, आइलैंड, कोस्टल एरियाज बता के नहीं छोड़ा है, इसे आपसे कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। आपके ऊपर भारत की इस प्रकृति का प्रभाव है, सभी पर है, मेरे पर भी है, आपके ऊपर भी, सभी के ऊपर भारत की इस प्रकृति का प्रभाव है। क्योंकि इस प्रकृति से ही हमारा कल्चर बनता है, इस प्रकृति से ही हमारी जातियां बनती हैं, इस प्रकृति से ही, क्योंकि जहां हम रहते हैं उसी से हमारा खाना डिसाइड होता है, रहना डिसाइड होता है, कपड़े डिसाइड होते हैं, एग्रीकल्चर डिसाइड होती है, मेडिसिन डिसाइड होती है। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम प्रकृति के क्षेत्र में रहते हैं और उससे उसका हमारे जीवन पर एक अमूल्य योगदान होता है। ठीक है, तो इसने लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करी है इस चैप्टर ने, जो इस चैप्टर को सबसे महत्वपूर्ण बनाती है। अब प्लेटूज के बारे में ये कितना मिनरल्स के लिए कितना रिच एरिया है, यहाँ पे इन सभी चीजों को यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब देखिए प्रजातियां बताई गई हैं वेस्टर्न घाट की। है अभी अब इंडियाज इमेजिंग कोस्ट लाइन, अब ये कोस्ट लाइन के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि ये देखिए मुंबई का क्या खूबसूरत व्यूज देख करके कोस्ट लाइन की शुरुआत की गई है। इसमें वेस्टर्न घाट पूरा लिया जाएगा, ईस्टर्न घाट लिया जाएगा। द अमेजिंग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, ब्यूटीफुल। ठीक, इसके अंदर हम दिखाएंगे कि भारत की जो कोस्ट लाइन है यानी कि हमारी जो तटीय रेखा है वो 7,500 किलोमीटर लंबी है। भारत अपने आप में एक यूनिक ज्योग्राफी लेके पैदा हुआ है। पैदा क्या हुआ, भारत के पास एक यूनिक ज्योग्राफी है। भारत के पास दुनिया की हर एक विविधता यहाँ हमें देखने को मिलती है। यहाँ हमें ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं, यहाँ खेती के लिए प्लेन देखने को मिलता है, नदियों से भरपूर क्षेत्र देखने को मिलता है। हमें व्यापार दूसरे देशों से करने के लिए हमें अथाह समुद्र देखने को मिलता है। हमारे पास आइलैंड्स हैं, हमारे पास मिनरल्स उद्योगों को चलाने के लिए, हमारे पास प्लेटूज एरिया है, खनिज से हम भरपूर हैं, जैव विविधता के लिए हमारे पास डेजर्ट है। यानी हर प्रकार की प्राकृतिक संपदा से इस देश को प्रकृति ने, ईश्वर ने नवाजा है, जो भारत के इम्पोर्टेंस, भारत की सुंदरता, भारत का महत्व सबके सामने लेकर के आता है। अब भारत की जो इमेजिंग कोस्ट लाइन है 7,500 किलोमीटर लंबी है और इससे जो है ना ये आपके गुजरात से लेकर के वेस्ट बंगाल तक फैली हुई है। अब हमें दूसरे देशों से अगर व्यापार करना है, बड़े बड़े शिप, कार्गो शिप लेकर के आने हैं, तो हमें दूसरे देशों पे ऊपर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। हम अपने सी रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम अपने आप को ज्यादा बेहतर स्थिति में पाते हैं व्यापारिक दृष्टि से। इन वेस्टर्न कोस्ट की जो यहाँ पे बात की गई है, द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया स्ट्रक्चर फ्रॉम गुजरात टू केरला। गुजरात से जो केरल तक का इलाका है वो वेस्टर्न कोस्ट कहलाता है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका, इसे हम कोंकण क्षेत्र बोलते हैं। कर्नाटक के क्षेत्र को हम कन्नड़ क्षेत्र से बोलते हैं और केरल का जो क्षेत्र है उसे मालाबार कोस्ट बोलते हैं। और तीनों को मिला देंगे तो ये आपका वेस्टर्न घाट हो जाएगा। इसकी हाइट बहुत अच्छी है और ये कई नदियों का उद्गम स्थल है। साउथ की जो नदियां हैं वो इसी वेस्टर्न घाट से उद्गम होती हैं और ईस्ट की तरफ चली जाती हैं, ईस्टर्न कोस्ट की तरफ, और सारी नदियां बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न घाट की हाइट ज्यादा है, तो उसे पार कर पाना कोई हंसी खेल नहीं है। तो सारी नदियों की जो उत्पत्ति होती है वेस्टर्न घाट से होती है और ये सारी नदियां बहती हैं ईस्टर्न घाट की तरफ। नर्मदा और ताप्ती, ये दो ऐसी
बहुत बड़ी नदियां हैं जो उल्टा फ्लो करती हैं, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती हैं। लेकिन जहां पे ये नदियां खत्म होती हैं, समुद्र में गिरती है, वहीं से आपका वेस्टर्न घाट चालू होता है। वेस्टर्न घाट में आपको गुजरात नहीं आता है। ये नदियां अरेबियन सी में जाके गिरती हैं, और ये नदियां नर्मदा नदी के नॉर्थ में हम नॉर्थ इंडिया कहते हैं, नर्मदा नदी के साउथ को हम साउथ इंडिया कहते हैं। तो ये भारत को दो पार्ट में डिवाइड भी करती हैं। ईस्टर्न कोस्ट की जब हम बात करते हैं, देखिए क्या सुंदर व्यू दे रखा है। ईस्टर्न कोस्ट की जब हम बात करेंगे तो आपका आंध्र प्रदेश, बंगाल, आपका उड़ीसा, तमिलनाडु, ये क्षेत्र ईस्टर्न कोस्ट पे आके पड़ता है। और यहाँ पे नदियां आपकी ये कन्याकुमारी से लेकर के कोलकाता तक का जो एरिया है, बंगाल तक का, ये सारा ईस्टर्न घाट में जाएगा। और हम यहाँ देखते हैं बहुत सी नदियां इस क्षेत्र में आकर के गिरती हैं और वो अपने डेल्टास बनाती हैं, इस क्षेत्र को विविधता से प्रचुर मात्रा में संपन्न करती हैं। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी बहुत ही मेजर और महत्वपूर्ण नदियां हैं इस क्षेत्र की, और इस क्षेत्र में आकर के गिरती हैं, साउथ की पानी की पूर्ति करती हैं, ये डेल्टास बनाती हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन आइलैंड्स के बारे में। जब इंडियन आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसमें लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे, जिसे कोरल आइलैंड के नाम से भी, यानी कोरल द्वीप के नाम से भी हम जानते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा इसके पास में है ना मालदीव है। जब मालदीव का यहाँ प्रसंग करना इसलिए महत्वपूर्ण समझते हैं कि पिछले कुछ दिनों में मालदीव की सरकार ने जब भारत को थोड़ी आंखें दिखाई, भारत को थोड़ा सा पंगा लेने की कोशिश करी, जब मालदीव ने, मालदीव खूबसूरत प्रदेश है, भारत के ज्यादातर लोग मालदीव में छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। तो मालदीव को थोड़ा सा अपने पैसे का घमंड आ गया, अपनी खूबसूरती का घमंड आ गया, भारत से पंगा लेने की कोशिश करी, जबकि उसे ये नहीं पता कि जितना उसका आइलैंड है उससे कहीं खूबसूरत आइलैंड तो हमारा लक्षद्वीप है। प्रधानमंत्री मोदी ने बस एक फोटोशूट लक्षद्वीप पे करवाया और उसकी अथाह सुंदरता देख करके लोगों ने मालदीव कैंसिल करा, सब लक्षद्वीप जाने की सोचने लगे। 36 आइलैंडों का ये 36 द्वीपों का समूह है, कोरल समूह है, बहुत सुंदर और साफ सुथरे इसके बीच हैं। आपको जाने का मौका मिले तो जरूर जाइएगा, बहुत सुंदर जगह है लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार आइलैंड, ये भी बहुत खूबसूरत प्रदेश है, मैं घूम करके आया हूँ लगभग में। अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की, तो ये अंडमान और निकोबार दो मेजर आइलैंड है, और ये अंडमान क्षेत्र पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, और निकोबार क्षेत्र ज्यादा जो इसकी जनसंख्या है वो अंडमान क्षेत्र में है। ये सिंगापुर के नजदीक तक जाता है। बस जरूरत है अंडमान निकोबार आइलैंड को तो इसे विकसित करने की। अंडमान के पास सिंगापुर नजदीक है, लेकिन हम अंडमान को सिंगापुर नहीं बना पाए हैं। बहुत खूबसूरत प्रदेश है, अगर इसे डेवलप किया जाए तो सिंगापुर से ज्यादा खूबसूरत बैठेगा, और यहाँ से टूरिज्म के तौर पे हमें बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। जरूरत हमें है कि इसे हम सिंगापुर की तर्ज पर इसे डेवलप करें। भारत का जो एकमात्र ज्वालामुखी है बैरन आइलैंड, वो यहीं पाया जाता है। ये देखिए समुद्र के नीचे की कुछ तस्वीरें यहाँ पे दिखा रखी, कोरल रीफ दिखा रखी है। अब इसी के बारे में हम इस जब आइलैंड्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बैरन आइलैंड यानी कि बैरन द्वीप के बारे में यहाँ बताया रखा है कि यहाँ पे ज्वालामुखी है। अब डेल्टास के बारे में बताया गया, यहाँ पे सुंदरबन के बारे में बताया जाएगा। डेल्टास इन वेस्ट बंगाल एंड सुंदरबन। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, और ये द बंगाल टाइगर के, द रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, बहुत फेमस है बंगाल टाइगर के लिए। दुनिया के जितने भी टाइगर हैं उसमें से दुनिया के आधे टाइगर तो केवल सुंदरबन में पाए जाते हैं। इस जैव विविधता के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसमें डेल्टा किसे कहते हैं इसके बारे में भी आपको जब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ाएंगे तब बताएंगे। सुंदरबन अब ये यूनेस्को की धरोहर है। देखिए
ये आपको कुछ आइलैंड्स के बारे में, जल प्रताप के बारे में बताया गया, वाटरफॉल्स के बारे में बताया गया है। अभी हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, बहुत सुंदर जगह है नॉर्थ ईस्ट। अगर आप यूरोप जाते हो तो यूरोप जाने की जगह आप नॉर्थ ईस्ट होकर के आइए, बिल्कुल खुश हो जाएगा। बहुत खूबसूरत जगह है, प्राकृतिक क्षेत्रों से संबंधित, ये अभी भी प्रकृति से अपना नाता नहीं छोड़े हुए हैं। द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। अब देखिए, पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी में थोड़ा सा अंतर क्या आया है। हम ये देखते हैं कि अभी तक है ना, नॉर्थ ईस्ट के बारे में हमें बहुत कम जानकारी। आमतौर पे कहा जाता है, एनसीईआरटी की ही बुक में कहा गया था कि हमें यूरोप के बारे में तो बहुत पता है, लेकिन हमें अपने नॉर्थ ईस्ट के बारे में नहीं पता है। जबकि ये प्राकृतिक संपदा से भरपूर है, बहुत सुंदर प्रदेश है और प्रकृति की गोद में लेटा हुआ ये पूरा प्रदेश है। ये ज्यादातर प्रकृति के सामानों का यूज करते हैं। इसकी सुंदर आपको जान करके हैरानी होगी कि एशिया का सबसे साफ शहर वो खासी हिल्स में है, यानी मेघालय में है। आपको यहाँ पे स्पेशल जो व्यवस्था है कि हमें भारत के फिजिकल फीचर्स पढ़ाने हैं, तो अभी तक इसके अंदर नॉर्थ ईस्ट में पढ़ा रहे थे, लेकिन अब हम इसमें नॉर्थ ईस्ट भी पढ़ाएंगे। यानी नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों के अंदर हम मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, इन सभी को पढ़ाएंगे। ये देखिए माउलिन्यम, ये आपका जो विलेज है, ये दुनिया भारत के एशिया का सबसे साफ शहर है, साफ गांव है, और ये ईस्ट खासी हिल्स में पड़ता है। अब देखिए, इस छोटे से गांव का नाम एनसीईआरटी में आया हुआ है, तो अब इन लोगों का सीना गर्व से कितना चौड़ा हो जाएगा, और ये फ्यूचर में अपने महत्व को समझेंगे, अपनी काबिलियत को समझेंगे। अब मेघालय सरकार का जो उद्देश्य रहेगा, इस गांव का जो उद्देश्य रहेगा, वो ये नहीं रहेगा कि हम अपने गांव को सुरक्षित जो है सुंदर बनाए, स्वच्छ बनाए। अब इनका उद्देश्य और बड़ा हो जाएगा, हम पूरे राज्य को स्वच्छ बनाए, सुंदर बनाए, भारत का नहीं दुनिया का सबसे सुंदर जगह बनाए, साफ बनाए। तो देखिए आगे बढ़ेंगे, ये इनको मोटिवेशन बहुत तगड़ा मिलेगा। तो ऐसे मोटिवेट, यानी छोटे क्षेत्रों को भी मोटिवेट करने का काम एनसीईआरटी की इस बुक ने किया है, जो हम इस चैप्टर में देख रहे हैं। ये फिर इसके बाद में क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे, हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे जो चैप्टर का हमने एक शॉर्ट यानी कि एक इसका हमने इंट्रोडक्शन बनाया है, एक ओवरव्यू बनाया है। उम्मीद करेंगे कि आपको इस चैप्टर को पढ़ने से पहले ये ओवरव्यू अच्छा लगेगा और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आप एक्साइटेड महसूस करेंगे। आप इसका ओवरव्यू देखिए, आपको कैसा लगा है ये जरूर बताइएगा, और फिर तैयार रहेंगे हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। हम इसके चैप्टर को पॉइंट वाइज अब पढ़ना शुरू करेंगे। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में और इसको हम पॉइंट वाइज डिस्कस करना चालू करेंगे। धन्यवाद।